आज की कहानी है एक जादुई दुनिया के बारे में, जहाँ चूहे जैसा जानवर न सिर्फ बातें करता है बल्कि अपने से बड़े जानवरों को युद्ध के लिए तैयार करता है। ये कहानी है एडमंड और लूसी नामी लड़की की, जो एक समुद्री सफर पे निकलते हैं। ये वो सफर है जहाँ हर लहर एक राज छुपाए बैठी है और हर टापू किसी न किसी आजमाइश का दरवाजा है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी के 2 और भी पार्ट्स हैं जो बहुत पहले रिलीज हो चुके हैं। कहानी के आगाज में हम एडमंड को देखते हैं और वो आर्मी में जाना चाहता है। एडमंड की उम्र पूरी नहीं होती, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। एडमंड और लूसी दोनों अपने अंकल के घर रहते हैं। यहाँ एडमंड का एक चचेरा भाई भी है जिसका नाम यूस्टिस है और वो एडमंड को अक्सर तंग करता है। लूसी को सुजैन का खत मिलता है जो कि यूएस में स्टडी करती है। सुजैन लूसी की कजन है और वो लूसी को बताती है कि यहाँ कुछ वक्त बाद जंग खत्म हो जाएगी और फिर तुम लोग भी हमारे साथ रह पाओगे। एडमंड और लूसी दोनों अपसेट हो जाते हैं कि उन्हें फिर से यहाँ रुकना पड़ेगा। ये दोनों एक रूम में होते हैं। दीवार पर एक तस्वीर लगी है जिसमें विशाल समंदर और एक जहाज है। लूसी बड़े गौर से तस्वीर को देख रही होती है तो उसे लगता है कि तस्वीर में पानी हिल रहा है। इसी वक्त यूस्टिस आ जाता है और लूसी का मजाक उड़ाने लगता है। लूसी कहती है कि इस तस्वीर में नार्निया जैसा जहाज है जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूस्टिस कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसी बीच तस्वीर से पानी निकलने लगता है। यूस्टिस ये सब देखकर घबरा जाता है, जबकि एडमंड और लूसी जानते हैं कि ये पानी उनके लिए नार्निया से बुलावा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरा रूम पानी से भर जाता है और जब ये तैरकर पानी के ऊपर आते हैं तो अपने चारों बीच समंदर को देखते हैं जहाँ नार्निया का जहाज इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। नार्निया का प्रिंस कैस्पियन और कुछ और लोग पानी में कूदकर इन्हें अपने जहाज पर लाते हैं। कैस्पियन को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन यूस्टिस नहीं जानता कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुँचा। बोलने वाले चूहे को देखकर वो हैरान हो जाता है कि कोई चूहा कैसे बोल सकता है। वो जहाज पर सब लोगों पर चिल्लाता है कि मुझे अपने घर जाना है और जब बोलने वाला एक बैल यूस्टिस से चुप रहने को कहता है तो वो उसकी आवाज सुनकर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद एडमंड कैस्पियन से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। कैस्पियन बताता है कि मेरे अंकल ने मेरे पिता को मार दिया क्योंकि वो किंग बनना चाहते हैं और अब वो पिताजी को मारने के बाद उनके सबसे वफादार सीमेंटों को मारना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और वो अपनी जान बचाने के लिए किसी टापू पर छुपे हुए हैं और हमें उन सबको कैसे भी तलाश करना है। एडमंड को मैप में जब एक जगह दिखाई देती है तो वो उसके बारे में कैप्टन से पूछता है। कैप्टन इन्हें बताता है कि ये जगह खतरे से भरी हुई है क्योंकि यहाँ समुद्री सांपों का राज है और आज तक यहाँ कोई नहीं गया। कुछ दिन चलने के बाद इनका जहाज एक टापू के नजदीक पहुँचता है, लेकिन इस टापू पर इन्हें कोई इंसान नजर नहीं आता, जिससे इन्हें लगता है कि यहाँ कोई न कोई गड़बड़ है। इसलिए कुछ लोग नाव पर बैठकर आगे जाने का फैसला करते हैं और बाकी जहाज पर ठहरते हैं। जब ये टापू पर आते हैं तो हर तरफ एक खामोशी होती है। एडमंड, लूसी और कैस्पियन एक चर्च जैसे कमरे में जाते हैं जहाँ काफी बड़ी बड़ी घंटियां भी होती हैं। यहाँ एक रजिस्टर भी रखा हुआ है जिस पर बहुत से लोगों के नाम लिखे होते हैं और ये नाम उनके हैं जिन्हें गुलामों के सौदागर बेच चुके थे। इसी पल गुलामों के सौदागर इन पर हमला कर देते हैं और जल्द ही वो इन सबको बंदी बना लेते हैं। वो यूस्टिस और लूसी को बेचने के लिए ले जाते हैं, जबकि कैस्पियन और एडमंड को एक खुफिया जगह पर कैद कर देते हैं। इस कैद खाने में बहुत अंधेरा है और इसी अंधेरे में कैद है एक बूढ़ा शख्स जो कई बरसों से यहाँ है। कैस्पियन को पता चलता है कि बूढ़े शख्स का नाम सीमेंट बर्न है और वो 7 सीमेंटों में से एक है। जब सीमेंट बर्न को एहसास होता है कि कैस्पियन उसके राजा का बेटा है तो वो फौरन कैस्पियन के आगे झुक जाता है। एडमंड और कैस्पियन अपने कैद खाने से देखते हैं कि कुछ लोगों को नाव में बिठाकर समंदर की ओर ले जाया जा रहा है और वो किनारे से जैसे ही कुछ आगे जाते हैं तो एक सब्ज कोहरा छाने लगता है और उस कोहरे में आदमियों समेत नाव गायब हो जाती है। कैस्पियन और एडमंड ये देखकर चौंक जाते हैं। बर्न इन्हें बताता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें सौदागर खरीदते नहीं और फिर इन्हें बलि के लिए कोहरे के हवाले कर दिया जाता है और किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ जाते हैं। सीमेंट बर्न इन्हें ये भी बताता है कि ये कोहरा सबसे पहले पूरब से निकला था और वहाँ के सभी मछुआरे गायब हो गए थे। उसके बाद ये कोहरा फैलने लगा। सीमेंट इसी कोहरे की जड़ का पता लगाने निकले, लेकिन बरसों हो गए हम एक दूसरे से नहीं मिले। कैस्पियन और एडमंड को अब यूस्टिस और लूसी को ढूंढना होगा, जबकि लूसी और यूस्टिस को बाजार में बेचा जा रहा होता है। मगर इसी भीड़ में नार्निया शिप का कैप्टन और उसके आदमी छुपे होते हैं। वो गुलामों के सौदागरों पर हमला कर देते हैं। एडमंड और कैस्पियन भी यहाँ पहुँच जाते हैं। इस टापू के आम लोग भी इनका साथ देते हैं और सब मिलकर इन सौदागरों को यहाँ से भगा देते हैं। सीमेंट बर्न कैस्पियन के लिए एक तलवार लाता है और बताता है कि ये तलवार मुझे आपके पिता ने दी थी और ये एसलन की तरफ से तोहफा था और ऐसी 6 और तलवारें आपके पिता ने बाकी सीमेंटों को भी दी थी। कैस्पियन बर्न से कहता है कि मैं किसी भी हालत में बाकी सीमेंटों को भी ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद कैस्पियन अपने जहाज और लोगों को लेकर निकल पड़ता है। सफर के दौरान
दौरान यूस्टिस और चूहे के बीच लड़ाई होने लगती है। असल में यूस्टिस ने स्टोर से एक ऑरेंज चुरा लिया था और चूहा ये सब देख रहा था। इस वजह से इनके बीच तलवारबाजी होने लगी, जिसमें चूहा यूस्टिस को हरा देता है। कुछ दिन सफर करने के बाद ये एक और टापू पर पहुंचते हैं। कैस्पियन कहता है कि हो सकता है समेट उस कोरे का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हों, इसलिए हमें इस टापू पर रुकना होगा। ये रात इसी टापू पर गुजारते हैं। ये सोए होते हैं तो यहाँ अजीब सी मखलूक आ जाती है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इस अजीब मखलूक का एक ही पाँव है और वो लूसी को उठा कर ले जाते हैं क्योंकि उसे पढ़ना आता है। ये जगह पूरी तरह से जादुई है। यहाँ एक रास्ता खुलता है जो एक महल को जाता है। वो लूसी से कहते हैं कि तुम्हें अंदर जाना होगा और वहाँ एक किताब पड़ी है जिस पर नजर आने वाला मंत्र लिखा हुआ है, तुम्हें उसे पढ़ना है जिससे हम फिर से नजर आने लगेंगे। और वो लूसी को सलाह देते हैं कि अंदर एक जादूगर भी है, तुम्हें उससे बच के रहना होगा। लूसी जब अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि ये महल भी जादुई है। लूसी को वो जादुई किताब मिल जाती है जिसके लिए उसे यहाँ भेजा गया है। वो किताब खोलती है तो उसी मंत्र को निकाल के पढ़ने लगती है जो उसे कहा गया था। दूसरी तरफ कैस्पियन और एडमंड लूसी को अपने साथ न देकर घबरा जाते हैं। वो सब के सब लूसी को ढूंढने निकल पड़ते हैं और आखिर वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लूसी को लाया गया था। ना दिखने वाली मखलूक इन पर हमला कर देती है और इन्हें कहती है कि हम राक्षस हैं और तुम्हें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। लेकिन इसी बीच ये ना दिखने वाली मखलूक नजर आने लगती है। ये एक पाँव वाले बोने होते हैं। लूसी भी जादूगर के साथ बाहर आ जाती है। असल में इस जादूगर ने ही इन बोनों पर जादू करके इन सब को गायब किया था ताकि वो सब्ज कोरे से महफूज रह सकें और लूसी के मंत्र पढ़ने की वजह से वो फिर से अपनी असली हालत में आ गए। इसके बाद जादूगर इन सबको अपने साथ महल में ले जाता है और एक जादुई मैप दिखाता है जिसमें सब कुछ चलता फिरता नजर आता है। वो मैप में इन्हें एक टापू दिखाता है जो सब्ज कोरे से घिरा हुआ है और इनसे कहता है कि इस सारे फसाद की जड़ यही टापू है क्योंकि जो लोग गायब होते हैं इन्हें यहीं लाया जाता है और इस टापू पर बुराई बसती है। लेकिन हम एस्लन की दी हुई 7 तलवारों को रमांडू टापू पर मौजूद एस्लन की बेड़ी पर रख देते हैं तो ये जादुई कोरा बेअसर हो जाएगा और खोए हुए लोग फिर से वापस आ जाएंगे। कैस्पियन जब सीमेंटों के बारे जादूगर से पूछता है तो वो कहता है कि सभी सीमेंट यहाँ आए थे और उन्हें भी मैंने रमांडू टापू पर जाने का कहा था, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो वहाँ तक पहुँच पाए या नहीं। जादूगर इनसे कहता है कि अगर तुम वाकई वहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हें नीले सितारे को फॉलो करना होगा क्योंकि तुम उसके बिना वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कैस्पियन और उसके लोग रमांडू टापू के लिए निकल पड़ते हैं। कई दिन तक ये अपने नार्निया जहाज में सफर करते रहते हैं लेकिन इन्हें ना ही सितारा नजर आता है और ना ही कोई टापू मिलता है, जिससे ये काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही इन्हें एक टापू दिखाई देता है। ये नाव से टापू की तरफ बढ़ते हैं ताकि खाने के सामान का बंदोबस्त हो सके। एडमंड को टापू के तालाब में एक मूर्ति नजर आती है। वो जैसे ही एक छड़ी से मूर्ति को हिलाने की कोशिश करता है तो छड़ी सोने में बदलने लगती है, जिससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये पानी ही जादुई है और ये जिस चीज पर भी पड़ता है वो सोने में बदल जाती है। कैस्पियन को मूर्ति की उंगली में एक अंगूठी नजर आती है तो वो पहचान जाता है कि ये तो स्मेंट रेस्टिमर है और यहीं पर इन्हें दूसरी तलवार भी मिल जाती है जिसे लेकर ये यहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम यूस्टिस को देखते हैं। यूस्टिस एक गड्ढे में गिर जाता है और उसे चारों तरफ खजाना नजर आता है। वो बहुत खुश होता है और लालच में आकर सोने को समेटने लगता है। कैस्पियन और एडमंड वापस जाने के लिए किनारे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ यूस्टिस के अलावा सभी लोग मौजूद होते हैं। एडमंड और कैस्पियन यूस्टिस को ढूंढने फिर से टापू पर जाने लगते हैं। इन्हें उसका जूता और कपड़े मिलते हैं। एडमंड को बहुत दुख होता है कि उसने अपने कजन को खो दिया है। यहीं एडमंड को एक और सीमेंट की लाश मिलती है और यहीं उसकी तलवार भी रखी होती है और अब इनके पास 3 तलवारें हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हम एक ड्रैगन को नार्निया जहाज की तरफ बढ़ते देखते हैं। जहाज का कैप्टन इस मुसीबत को अपनी तरफ आते देखकर अपने लोगों से रेडी रहने का कहता है और जैसे ही ड्रैगन जहाज के करीब आता है ये एक साथ तीरों से उस पर हमला कर देते हैं। ड्रैगन वापस टापू की तरफ जाने लगता है और एडमंड को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ों में चला जाता है। ये सब देखकर लूसी रोने लगती है। ड्रैगन एडमंड को एक जगह ले जाता है जहाँ लिखा होता है कि मैं यूस्टिस हूँ। इसके बाद ये सब इकट्ठे होते हैं और सभी हैरान हैं कि यूस्टिस ड्रैगन कैसे बन गया। फिर इन्हें पता चलता है कि इस टापू पर एक श्रापित ड्रैगन का खजाना है और जो कोई खजाने को चुराने की कोशिश करता है वो ड्रैगन बन जाता है। रात ये इसी टापू पर गुजारते हैं और जब सुबह उठते हैं तो नीले सितारे को अपनी आंखों के सामने देखते हैं। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर रमांडू टापू पर जाने के लिए उस सितारे को फॉलो करते हैं। हवा रुक जाती है
जिससे इनके जहाज की रफ्तार कम हो जाती है और इनके पास वक्त भी कम है। लेकिन ड्रैगन जहाज को अपनी पूंछ से बांधकर मंजिल की जानिब बढ़ता है, जिससे इनका काम आसान हो जाता है। कुछ ही वक्त बाद ये रमांडू टापू पर पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें 3 और समेट मिल जाते हैं जो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन जादू की वजह से वो हरकत नहीं कर सकते। और यहीं इन्हें 3 और तलवारें भी मिल जाती हैं। अब इनके पास 6 तलवारें हैं। ये सभी तलवारें एस्लन की बेड़ी पर रख देते हैं, लेकिन अभी भी एक तलवार कम है, इसलिए जादू का असर वैसा ही रहता है। तभी वो नीला सितारा ऊपर से उतरता है जिसे ये फॉलो कर रहे थे। ये सितारा असल में रमांडू की बेटी है और वो इन्हें अब तक गाइड कर रही थी। वो इन्हें काला टापू दिखाती है जो कोरे से घिरा हुआ है और साथ ही इन्हें बताती है कि वहाँ जो कोई भी गया कभी वापस नहीं आया। अगर तुम वाकई उस टापू पर जाना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी वहाँ से तलवार लानी होगी, क्योंकि तुम वक्त पर ना पहुँच सके तो उस कोरे का जादू कभी खत्म नहीं हो सकेगा। इसके बाद लड़की फिर से सितारा बनकर आसमान में चली जाती है। फिर ये सब अपने जहाज पर बैठकर काले टापू की तरफ चलने लगते हैं। सब लोग डरे होते हैं कि क्या बनेगा, क्योंकि वहाँ से कभी कोई लौटा नहीं। कैस्पियन सभी लोगों को जमा करता है और इन सबको हौसला देता है कि हमें एक साथ काम करना होगा। ड्रैगन डर कर वापस भाग जाता है और चूहा भी उसी के साथ है। वो ड्रैगन से कहता है कि मैं एक छोटा सा चूहा हूँ और लड़ने के लिए तैयार हूँ, जबकि तुम ड्रैगन हो और मुंह से आग निकालते हो और तुम्हारी चमड़ी भी मजबूत है। इतना ताकतवर होकर भी तुम भाग रहे हो। चूहे की बात सुनकर ड्रैगन में जोश आता है और वो भी काले टापू की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में ये सब काले टापू पर पहुंच जाते हैं और यहाँ सब्ज कोरे की वजह से इन सबको अपने भयानक सपने दिखने लगते हैं। इसी टापू पर इन्हें 7वां समेट भी मिल जाता है जिसके हाथ में नार्निया की तलवार है। वो इन सबको यहाँ से जाने का कहता है। कैस्पियन समेट से कहता है कि हम तुम्हारे लिए ही यहाँ आए हैं, इसलिए तुम्हें जहाज पर आना होगा। समेट इनकी बात नहीं मानता तो तभी ड्रैगन एक ही पल में समेट को उठाकर जहाज में ले आता है। समेट जल्दी कैस्पियन को पहचान जाता है कि वो नार्निया का राजा है। समेट इन्हें यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि यहाँ हर तरफ खतरा है, जबकि एडमंड समुद्री सांपों के बारे में सोचने लगता है। जादूगर ने इन्हें बताया भी था कि तुम्हारे भयानक सपने काले टापू पर हकीकत में बदल जाते हैं। एडमंड के सोचते ही पानी में सांप दिखाई देने लगते हैं और एक समुद्री सांप इतना विशाल होता है कि वो इनके पूरे जहाज को घेर लेता है। ये इससे लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं मगर इनके बस में कुछ भी नहीं। ड्रैगन सांप से लड़ता है लेकिन वो एक ही लम्हे में ड्रैगन को हरा देता है और फिर वो इनके नार्निया जहाज को तबाह करने लगता है। ड्रैगन हार नहीं मानता और एक बार फिर सांप से लड़ने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ता है। तभी समेट ड्रैगन की तरफ एक तलवार फेंकता है जो उसे कंधे में लग जाती है। असल में समेट को पता नहीं था कि ड्रैगन उन्हीं की तरफ से है और वो बुरी तरह से जख्मी होकर इसी टापू पर गिर जाता है। तभी यहाँ एस्लन शेर की शक्ल में आता है। वो इतने जोर से दौड़ता है कि ड्रैगन पर जादू का असर खत्म होने लगता है और यूस्टिस फिर से अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके बाद यूस्टिस समेट की तलवार लेकर उस जगह जाता है जहाँ बाकी तलवारें रखी होती हैं। वो जैसे ही 7वीं तलवार को एस्लन की बेड़ी पर रखने वाला होता है तभी सबज कोरा यहाँ पहुँच जाता है और यूस्टिस को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो तलवार को बेड़ी पर न रख सके। लेकिन यूस्टिस हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह तलवार को बाकी तलवारों के साथ रख देता है और फिर एस्लन की बेड़ी से एक नीली रोशनी निकलने लगती है। दूसरी तरफ एडमंड की तलवार से भी नीली रोशनी निकलती है। सांप एडमंड को मारने वाला था कि वो तलवार उसके मुंह में घुसा देता है और सांप एक ही पल में खत्म हो जाता है। और इसके बाद काले टापू से सबज कोरे के जादू का असर खत्म होने लगता है। जादू का असर खत्म होने से समेट भी होश में आने लगते हैं और कोरा भी हटने लगता है। कोरे के खत्म होते ही वो सब लोग नजर आने लगते हैं जिन्हें कोरे में बलि के लिए भेजा गया था। वो अपनी फैमिलियों को देखकर बहुत खुश होते हैं कि आखिर वो सब अपने घर वालों से मिल गए। एडमंड और कैस्पियन यूस्टिस को भी पानी में देखते हैं, जिसे देखकर इन्हें बहुत राहत मिलती है कि यूस्टिस जिंदा तो है। इसके बाद इन्हें आगे एस्लन का देश दिखाई देता है और इन्होंने आज से पहले एस्लन का देश नहीं देखा। एस्लन भी यहाँ पहुँच जाता है। एस्लन को देखकर सबको खुशी महसूस होती है। एस्लन इन्हें बताता है कि मेरा देश इस समंदर के आगे है जहाँ हर किसी का जाना पॉसिबल नहीं। समंदर काफी खूबसूरत है लेकिन इसका पानी उल्टी दिशा में बह रहा है और इस सीन को देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाए। छोटा चूहा एस्लन से कहता है कि मैंने तकरीबन सारी दुनिया देख ली है, बस आपका देश नहीं देखा और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले एक बार आपका देश जरूर देखूं। चूहा जब एस्लन से उसका देश देखने की विनती करता है तो एस्लन कहता है कि मेरा देश तुम्हारे जैसे ही नेक दिल लोगों के लिए है। चूहा एक छोटी सी नाव लेकर एस्लन के देश की तरफ चल देता है और ये सीन सबसे इमोशनल है कि जब एक छोटा सा चूहा आजादी की खातिर अपने दोस्तों को छोड़कर समंदर पार जाने की कोशिश करता है। इसके बाद बाकी सब लोग एस्लन को अलविदा करने के लिए मिलते हैं। ये सब बहुत दुखी होते हैं
क्योंकि इसके बाद ये कैस्पियन और एस्लन से कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब एडमंड, लूसी और यूस्टिस की जिंदगी इनसे अलग है। एस्लन पानी में जादू से एक सुरंग बनाता है और इनसे कहता है कि यही घर जाने का रास्ता है। ये पानी की सुरंग में चले जाते हैं, जहाँ से ये सीधे उसी कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ से कहानी का आगाज हुआ था। ये उदासी के साथ खुश भी हैं कि उन्होंने एक नई दुनिया देखी, खास करके यूस्टिस ने, और उसके लिए ये सफर हमेशा यादगार रहेगा। और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।